मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि बेटा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अपठित गद्यांश। तो मेरे ख्याल से अपठित गद्यांश आप लोग को काफ़ी अभ्यास हो गया है और अपठित गद्यांश पेपर में आता भी है, 10 मार्क्स का आएगा। और पत्र का भी अभ्यास हमने करवा दिया है। कुछ बच्चों ने पत्र लिखकर हमारे पास भेज भी दिए हैं, हमने देखा है, बहुत अच्छा बच्चों ने किया है। और अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे संवाद लेखन। संवाद लेखन भी आपके पेपर में आता है 5 मार्क्स का ही, जिससे जितना अच्छा आप संवाद लिखेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। और संवाद पे मार्क्स नहीं कटते हैं, तो इसलिए आप लोग प्रयास करिए कि संवाद अच्छे से आप लोग लिख सकें। तो आज हम लोग जानेंगे संवाद से क्या तात्पर्य है, यानी संवाद की क्या परिभाषा है, और भाषा में संवादों का क्या महत्व है, और संवाद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और संवाद कम से कम 50 शब्दों में होना चाहिए। यानी हम संवाद कितने शब्दों में होना चाहिए, तो कम से कम 50 शब्दों में संवाद होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बेटा आप लोगों के बुक में संवाद लेखन नहीं है, क्योंकि जो बहुत से बच्चे व्याकरण कलश अगर पढ़ रहे हैं तो व्याकरण कलश में संवाद लेखन शायद अगर है भी तो 1-2 नमूना होगा। तो हम आपको दूसरी बुक से पढ़ा रहे हैं। और संवाद तो मेरे ख्याल से आप लोग 8th में पढ़े ही हैं, और सभी के पास 8th वाली बुक होगी, तो आप लोग उससे भी अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अभ्यास संवाद लेखन। आप जानते हैं कि भाषा की आधारभूत इकाई वाक्य है, यानी हम लोग की जो भाषा का मेन वाक्य जो हम लोग जिससे अपनी बातों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं वो वाक्य होता है, और वाक्य के माध्यम से ही हम लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो संप्रेषण की आधारभूत इकाई संवाद है, यानी हम जिस बातों को अपनी बातों को भेजने के लिए, मतलब जो अपनी बातों को श्रोता तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं, उसे संप्रेषण ही इकाई आधारभूत इकाई है। हम अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए बातचीत या वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप के लिए हमेशा कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, वक्ता तथा श्रोता, यानी संवाद लेखन को वार्तालाप भी कहते हैं। और इसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। 2 व्यक्ति की आवश्यकता तो होती है, और अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें भी संवाद हो सकता है। तो आइए देखते हैं वक्ता और श्रोता का क्या कार्य है। वक्ता अपने मन की बात को श्रोता तक पहुंचाता है और श्रोता उसे सुनकर समझता है, यानी वक्ता जो होता है वो बोलने वाला होता है और श्रोता सुनने वाला होता है। और वक्ता अपने मन की बात को श्रोता तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है, और श्रोता उसे सुनकर समझता है और फिर वह उत्तर देता है, यानी जब उत्तर देता है तो वो वक्ता हो जाता है और सुनने वाला श्रोता हो जाता है। वक्ता अपने विचारों को श्रोता तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी कोड या भाषा का सहारा लेता है। संप्रेषण के लिए यह जरूरी है कि श्रोता भी उस कोड से परिचित हो, नहीं तो संप्रेषण नहीं होगा। निम्नलिखित आरेख के माध्यम से इसे समझिए। आइए देखिए संवाद जो है आपका किसकी कैसे कैसे आपका ये कोड बनाएंगे। तो आइए आरेखा देखिए कैसे देखते हैं। संवाद किसके बीच होगा, वक्ता श्रोता। कोड यानी कोड के बीच में आपका यह वक्ता कैसे आपको श्रोता से अब तक अपनी बातें पहुंचाता है, इसे संदेश भी कहते हैं। यदि प्रेषित संदेश का कोड भाषा है तो उसके 2 रूप हो सकते हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक भाषा में वक्ता बोलकर अपनी बात श्रोता तक पहुंचाता है, जिसे श्रोता सुनकर ग्रहण करता है। यानी वक्ता जो होता है वो मौखिक या लिखित के माध्यम से अपनी बात को श्रोता तक पहुंचाता है और श्रोता उसे सुनकर ग्रहण कर लेता है। यदि भाषा लिखित है तो लेखक अपनी बात लिखकर पाठक तक पहुंचाता है, जिसे पाठक पढ़कर ग्रहण करता है। यानी अगर उसका जो संदेश है वो लिखित में है तो श्रोता लिखित में ही उसे आंसर भी देता है, और वो जो आपका वक्ता है जो अपनी मन की बातें कह रहा है
वह उसकी बातों को पढ़कर भी समझ जाता है। क्रमशः इसी प्रक्रिया के माध्यम से श्रोता और पाठक उन बातों को समझते हैं जिन्हें वक्ता और लेखक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसे संदेश मौखिक है तो श्रोता कान से सुनकर और यदि लिखित है तो आँखों से पढ़कर ग्रहण करता है। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर मौखिक है तो कान से सुनकर उसकी बातों को सुनकर ग्रहण करेगा, और अगर लिखित है तो आँखों से पढ़कर उसे ग्रहण करता है। ये तो आप लोग क्लास फर्स्ट सेकेंड से पढ़कर आए हैं। और उस बात तक पहुंचता है जिस बात को वक्ता ने कहना चाहा है। फिर उसके उत्तर में श्रोता कुछ कहता है और वक्ता उसे ग्रहण करता है। इस तरह दोनों के बीच वार्तालाप या संवाद जन्म लेता है। यानी वक्ता और श्रोता, पहले वक्ता अपने मन की बात को श्रोता तक पहुंचाता है, फिर श्रोता सुनता है, समझता है, फिर उसका उत्तर देता है, और उसके बाद फिर वक्ता उसकी बातों, श्रोता की बातों को सुनता है और समझता है, फिर उसकी बातों को वो फिर जवाब देता है। इसी तरह वक्ता श्रोता दोनों एक दूसरे की बातों से को ग्रहण करते हैं, फिर उसका आंसर देते हैं। इसी को संवाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आइए फिर आगे देखते हैं बेटा। संवाद में वक्ता तथा श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि जब पहले वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनता है। श्रोता जब सुनकर समझकर उसकी बातों का जवाब देता है तो वो श्रोता वक्ता उस समय बन जाता है, और वक्ता जो पहले था वो श्रोता बन जाता है। वक्ता की बात को ग्रहण करने के बाद जब श्रोता अपनी बात कहता है तब वह वक्ता बन जाता है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि संवाद या वार्तालाप संप्रेषण का प्रमुख आधार है। संवाद शब्द सम, उपसर्ग तथा वाद शब्द के मेल से बना है। यानी यहाँ पर संवाद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा वाद। तो सम यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है, और वाद शब्द है। वाद का अर्थ है कहा हुआ या कथन, तथा सम का अर्थ है सम्यक रूप से या भली प्रकार। यानी यहाँ पर जो है वाद का अर्थ है कहा हुआ या कथन। कहा हुआ मतलब जो हम बोलते हैं वो, और जो चीज़ हम बोलते हैं वो कथन होता है और जिससे हमने कहा है। और सम का अर्थ है सम्यक रूप से या भली प्रकार। इस तरह संवाद वे कथन है जो सम्यक रूप से कहे गए हैं। संवाद के लिए आवश्यक है कि वक्ता तथा श्रोता अपने आमने सामने हो, लेकिन आज का युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। विज्ञान ने संवाद के ऐसे साधन खोज निकाले हैं कि वक्ता और श्रोता आमने सामने नहीं भी हैं तो संवाद हो जाता है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि के द्वारा। अगर वक्ता पहले वो क्या होता था, पहले सभी के पास मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, फ़ोन वगैरह, तो लोग आमने सामने बैठ के भी अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे, नहीं तो लिखित के माध्यम से पहुंचाते थे, लेटर लिखते थे, इससे पहुंचा। लेकिन आज के इतना ज़्यादा विकास हो चुका है, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ चुकी हैं कि लोग आमने सामने नहीं भी हैं और अपनी बातों को संवाद से माध्यम से वो अपनी क्रिया करते रहते हैं, यानी संवाद भी होता रहता है। आइए आगे देखते हैं। संवाद छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। एकांकी, नाटक, फिल्मों की पटकथा आदि बड़े बड़े संवादों के उदाहरण हैं। मतलब यहाँ पे संवाद जो है आपके छोटे भी हो सकते हैं। जो आप फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, आधे घंटे का होता है, या कोई कॉमेडी सीरियल देखते हैं वो भी आधे घंटे का होता है, या फिल्म देखते हैं 3 घंटे का होता है। तो संवाद क्या है, वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ये संवादों के लिखित रूप हैं। इनमें अनेक पात्र होते हैं। एक कथा होती है तथा कथा के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग संदर्भों में, स्थितियों में विभिन्न पात्रों के संवाद लिख दिए जाते हैं। आपने देखा है जैसे अगर कोई नाटक कर रहा है तो नाटक में कई लोग होते हैं और सबके नियम, सबके वाक्य अलग अलग होते हैं और उनके पहले से निर्धारित कर दिए जाते हैं किनके ये वाक्य हैं। आगे आइए देखते हैं। जहाँ तक छोटे वार्तालापों या संवादों का प्रश्न है, इनका संबंध हमारे दैनिक जीवन से होता है।
यानी जो छोटे छोटे वार्तालाप होते हैं वो हमारे दैनिक जीवन से होते हैं। जैसे हम लोग एक कॉलोनी में रह रहे हों और हमें अपनी बातों को अपनी कॉलोनी वालों तक पहुंचाना है, या कॉलोनी जो हमारे पड़ोस के लोग रहते हैं, कभी हम लोग अचानक मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। और ये जो पूछते हैं तो वो छोटे वार्तालाप होते हैं, यानी हम लोग 5 मिनट 10 मिनट्स मिलकर बातें करते हैं, तो उसे ये छोटे संवाद करते हैं, वो हमारे दैनिक जीवन से ही होता है। आप जानते हैं कि समाज में मनुष्य अलग अलग स्थितियों एवं संदर्भों में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह से संवाद करता है। इन संवादों के माध्यम से वक्ता और श्रोता की मन स्थिति, मनोभाव आदि सभी को व्यक्त होने का अवसर मिलता है। जैसे एक बच्चा अपने दोस्तों से कभी हंसकर तो कभी नाराज होकर बात करता है, अपने अध्यापक से यदि होमवर्क नहीं किया है तो डर कर बात करता है, अपनी माँ से प्रेम और आदर से बात करता है आदि। यानी यहाँ पे हम लोग दैनिक जीवन में अनेक प्रकार से संवाद करते हैं, यानी वार्तालाप करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि संवादों के माध्यम से विभिन्न भाव भगमाओं को अभिव्यक्त होती है, जिन्हें लिखित भाषा में व्यक्त कर पाना संभव नहीं होता है। इनके लिए कोष्ठक में कुछ संकेत मात्र ही दिए जा सकते हैं, जैसे मालिक नौकर से गुस्से में निकल जा बाहर से, निकल जा घर से बाहर। ये क्या है कि यहाँ पर जो है मालिक जो है किसको पर गुस्सा दिखा रहा है, नौकर पे दिखा रहा है, और क्या संवाद कर रहा है कि उसको आदेश दे रहा है। आइए आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त संवादों की भाषा जितनी सरल एवं पात्रानुकूल होगी, संवाद उतने ही संप्रेषणीय होगी। उदाहरण के लिए आप अपने ट्विटर से कह सकते हैं कि महोदय, आप नित्य शाम को मुझे पढ़ाने हेतु आ जाया कीजिएगा। पर इस तरह की भाषा का प्रयोग सब्जी वाले से सब्जी खरीदने के लिए नहीं कर सकते हैं। यानी हमें ये देखना होगा कि हम संवाद किससे कर रहे हैं, हमें उसके अनुसार शब्दों का प्रयोग करना होता है। हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार या एक जैसा संवाद नहीं कर सकते। जैसे भी उदाहरण इसमें दिया गया कि हम टीचर की बात कर रहे हैं और एक सब्जी, तो यानी में टीचर के लिए क्या शब्द का प्रयोग करना है और सब्जी वाले के लिए क्या प्रयोग करना है, सभी के लिए शब्द अलग अलग होते हैं, तो वाक्य अटपटा लगेगा। जैसे कि हम अगर आप कहेंगे कि अभी हमने कहा कि ट्विटर वाले से कि आप हमें रोज़ पढ़ाने आ जाया करिएगा, अगर वही बात हम सब्जी वाले से करेंगे कि आप नित्य शाम को हमारे यहाँ सब्जी देने आ जाए कीजिएगा, तो ये अटपटा सा लगेगा। कहने का तात्पर्य इतना है कि भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए, यानी पात्र के अनुसार वाक्य होनी चाहिए। अतः सब्जी वाले के लिए अधिक उपयुक्त वाक्य होगा, भैया हमारे यहाँ रोज़ शाम को सब्जी दे जाया करो, यानी ये वाक्य सही होगा। और टीचर के लिए वो वाक्य सही होगा कि आकर पढ़ा दीजिएगा। आइए देखते हैं कि हमें पत्र संवाद लेखन लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। संवाद का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण, अर्थात जो कुछ कहा जा रहा है वह पूरी तरह संप्रेषित हो जाए, यानी जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए और ताकि वो श्रोता को समझ में आ सके। जो बात कही जा रही है वह बोधगम्य होनी चाहिए, यानी जो बात हम श्रोता से कह रहे हैं वो एक सही क्रम में होना चाहिए और एक भाव होना चाहिए। संवादों के लिए प्रयुक्त भाषा सरल, सहज और पात्रानुकूल होनी चाहिए, यानी संवाद के लिए जो आपके संवाद करना चाह रहे हैं वो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और पात्र के अनुसार होनी चाहिए। संवादों में छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग अधिक होना चाहिए। संयुक्त और मिश्र वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी जब हम संवाद करते हैं तो हमें संवाद छोटे छोटे ही करने चाहिए और उसके वाक्य जो है बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए। और हमें संयुक्त व और मिश्र, यानी हम
आपने पढ़ा ही होगा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगर एक वाक्य है सरल वाक्य है, दो वाक्य है तो संयुक्त है और उससे कई वाक्य है तो मिश्र। तो हमें सरल ही वाक्य करनी चाहिए, हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करके ही संवाद करना चाहिए। हमें संयुक्त और मिश्र वाक्य से बचना चाहिए, क्योंकि यदि लंबे जटिल वाक्य होंगे तो श्रोता सुनकर समझ नहीं पाएगा। यानी हम जब बहुत ज़्यादा लंबे शब्दों के द्वारा अपनी बातों को कहना चाहेंगे श्रोता से, तो हमारी बातों को समझ नहीं पाएगा। नेक्स्ट है, वक्ता ने बोलते समय जिन भाव भंगिमाओं मौखिक चेष्टाओं का प्रयोग किया है उन्हें संकेत रूप में कोष्ठक के अंदर लिखना चाहिए। और लिखते समय आप किन भावों का प्रयोग कर रहे हैं या लिखित या मौखिक कर रहे हैं, तो उसे आप जो है, जो आपकी चेष्टा है उसका भी कभी कभी हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं या कोष्ठक में कर देते हैं। तो कोष्ठक में ज़रूर लिखना चाहिए, जिससे श्रोता को आसानी हो जाए या वक्ता को। संवाद जितने रोचक और चुटेले होंगे उतने ही अधिक प्रभावी होंगे। यानी आपका जो संवाद है वो आपके रोचक होना चाहिए, यानी वाक्य क्रमबद्ध होना चाहिए और उसका भाव स्पष्ट होना चाहिए, तभी वो आपका प्रभावी होगा। अतः प्रभाव उत्पादकता का ध्यान रखना चाहिए। यानी हम जिससे जो हमारे वाक्य से कौन प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, श्रोता सुनने में उसे इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा, हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, संवादों में किसी को यदि आदेश या निर्देश दिए जाने हो तो एक साथ कई आदेश निर्देश नहीं देने चाहिए। और संवाद में अगर आदेश या निर्देश देना हो तो हमें एक साथ कई आदेश निर्देश नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एक साथ हम आपको कई काम कर देंगे तो आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, और या तो आप 2 काम करेंगे, 3 काम करेंगे तो चौथा काम आपसे खराब ही हो जाएगा। तो अगर इसलिए अगर एक काम को एक बार कहेंगे तो वह काम आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यह हो सकता है कि श्रोता सभी को अपने ध्यान में न रख पाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप 4 काम किसी से कहेंगे तो श्रोता सुनकर आपकी बात को या तो समझ नहीं पाएगा या तो 1-2 काम वो भूल जाएगा। इसलिए हमें जो आदेश निर्देश काम देना है तो वो एक करके देना चाहिए। संवादों में चमत्कारपूर्ण वाक्य, अनेकार्थी वाक्यों, मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग से बचना चाहिए। यानी हमें वाक्य करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि हमें सरल, सहज और पात्रानुकूल होना चाहिए। तो हमें ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो चमत्कारपूर्ण हो या जिसका दूसरा अर्थ दे रहा हो, या मुहावरों के माध्यम से हमें संवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि श्रोता इनको नहीं समझ पाता है तो संप्रेषण संभव नहीं है। यानी अगर वो श्रोता को समझ में नहीं आता तो आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकता है। और नेक्स्ट है, संवाद लेखन के लिए जब भी किसी को निर्देश दिया जाए तो स्थिति, संदर्भ तथा पात्रों की मन स्थिति आदि के बारे में अवश्य बता देना चाहिए। यानी जब आप संवाद कर रहे हैं तो उस समय श्रोता की स्थिति क्या है और किस संदर्भ में तथा पात्र की मन स्थिति आदि के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को संवाद लेखन की भाषा और महत्व तथा कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम वीडियो के बाद 2-4 नमूना यानी 2-4 संवाद हम आपको भेज भी देंगे, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। कम से कम 2-3 संवाद अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, जिससे अगर आपको कहीं से भी दिया जाए, क्योंकि आपके बुक में तो 2-4 ही होंगे, तो ज़्यादातर प्रयास रहेगा को आपके बुक से नहीं रहेगा संवाद लेखन, तो संवाद कहीं से भी आ सकता है। इसलिए आप लोग इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि भाषा क्या है, भाषा का महत्व क्या है, यानी भाषा में संवाद का क्या महत्व है, और वक्ता श्रोता का क्या कार्य है, किस प्रकार हम संवाद कर सकते हैं, यानी वार्तालाप कैसे करना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संवाद करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। और एक चीज़ हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम आप लोग को भी बता देंगे कि जब आप लोग संवाद लिखते हैं तो कुछ बच्चे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं
जिसे टीचर जब पढ़ता है तो उसे बड़ा अटपटा सा लगता है और उसके कारण उसके मार्क्स काट दिए जाते हैं। जैसे यार शब्द लिख देते हैं, तो यार शब्द नहीं होना चाहिए जो आप फेयर कॉपी या एग्ज़ाम कॉपी में लिखते हैं। तो आप लोग उसकी जगह मित्र या दोस्त लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके आधे या 1 मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कॉपी में या एग्ज़ाम की कॉपी में मत करिएगा। ये लिखते समय ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपकी कॉपी आपके टीचर्स पढ़ेंगे, ना कि आपके फ्रेंड्स पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, और जो बातें समझ में नहीं आई होगी वो वीडियो देखने के बाद आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो ये वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।